अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। एक और व्यूअर्स का कमेंट था कि गुलशन इमरान के बारे में कुछ अपडेट्स दें। तो आज जो है हम आपको गुलशन इमरान के बारे में हाउ नाउ देंगे कि क्या उसका अभी चल रहा है और अपना एनओसी की बात क्या हालात हैं इसके सोसाइटी के। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम एक नोट है कि ये कि अपनी प्रॉपर्टी की कोई आपको मार्केटिंग करवानी हो, जिसमें दुकान हो गई, मकान हो गया, फ्लैट हो गया, किसी भी चीज़ की, गुलशन हो, जौहर हो, स्कीम 33 के अंदर, तो आप हमें फ़ोन करें, इंशाल्लाह फ्री आपकी जो है उसकी वो मार्केटिंग करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई डील कर रहे हों, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो या कोई हेयरशिप के मसले हों, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो, उसके लिए भी हमसे राय दे सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दें अपनी। तो व्यूअर्स चलते हैं सलमान भाई की तरफ। तो सलमान भाई, गुलशन मैदान के बाद नक्शा पास होने के बाद गुलशन मैदान के भी क्या चल रहा है, क्या हालात हैं? देन भाई जैसे पहले ये होता था कि जिस तरह नक्शा पास नहीं हो रहा था, यानी एनडीसी उस टाइम नहीं आई हुई थी, तो उस वक्त ये था कि मार्केट जो थी, पैसों के अंदर इसकी जो प्राइसेस थे वो थोड़े फ्लक्चुएट ज़्यादा कर रहे होते थे। क्योंकि जैसे ही कोई कोर्ट की हेयरिंग्स वगैरह का मामला होते थे कि आने वाली है डेट, तो उससे पहले थोड़ा सा इसके अंदर लेन देन जो थी वो थोड़ी तेज़ हो जाती थी। लेकिन अब जैसे कि बहुत अच्छा है कि स्टेप हुआ कि ये मामला जो है एनडीसी का क्लियर हो गया। और ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि लोग काफ़ी मुश्किल में थे, काफ़ी हमें भी फ़ोन आते थे कि भाई कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है वो मामला तो निमट गया। अब ये है कि मार्केट जो है इसकी वो स्टेबल हुई है। यानी एक होता था ना कि जो अनसर्टिनिटी थी कि भाई मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, वो कभी चढ़ते थे कभी कम होते थे। तो वो चीज़ तो इस मामला से अब बाहर आ गए हैं हम। और रेट जो है वो स्टेबल हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ सिर्फ अब जो जिस तरह देखते हैं हम कि जो ओवरऑल एक प्रॉपर्टी की डिमांड और उसकी जो खपत होती है जिस किसी भी चीज़ की, तो उसके अब ये उसी हिसाब में ही है कि अगर तो मार्केट अच्छी चल रही होगी तो उस लिहाज से अब ये अपना रेट ऊपर करेगी, ऊपर जाएगा इसमें। अगर जिस तरह मार्केट की डिमांड नहीं है अभी इतनी ज़्यादा, तो उस वजह से थोड़ा-सा अभी इसके अंदर रेट कम हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी जिस तरह हमने पहले भी एक बात की थी कि जो जहाँ बिल्ट एरियाज़ हैं, जहाँ पे रिहाइश हो चुकी है, उनके अंदर रेट्स के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे एक जेन्युइन डिमांड आ रही होती है। क्योंकि जब मकान बन रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ मकानियत के लिए जाएँ हम। तो थोड़ा-सा अब इसके अंदर गैप आ गया, एनडीसी नहीं आ रही थी उस टाइम। तो इस वजह से मकान वगैरह वहाँ तैयार नहीं है अभी कोई भी। तो अब लोग कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर। अब एनडीसीज़ के लिए भी अप्लाई हो गया है, कुछ एनडीसीज़ आना भी शुरू हो गई हैं, चालान वगैरह भी फ्लोट हुए थे इसके, और वो अब पेड भी हो गए। तो इंशाल्लाह अब ये है कि आने वाले 2-3 महीनों के बाद आपको इसके अंदर अब कंस्ट्रक्शन और दूसरे मामला नज़र आएँगे। तो ताजिम भाई, आप बताएं कि आपने भी माशा से काफ़ी काम किया है गुलशन मैदान में, और जब तेज़ी थी और जब स्लो होता है, जब भी आपने काम किया, तो अभी एनओसी आने के बाद के मार्केट बिल्कुल ही स्टिल हो चुकी है। जो पहले तेज़ी आती थी, सुनते थे कि हम एनओसी आ रही है तो मार्केट तेज़ होती थी, तो अब रियल में जब एनओसी आ गई है तो मार्केट तेज़ रुकने का क्या वजूहत होगी, क्या समझते हैं आप? जैन भाई, एनओसी आ गई वो तो एक अच्छी न्यूज़ है कि गुलशन मैदान के जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं उनके लिए एनओसी का फ़ायदा है। अच्छा, लोगों ने एक हवा बनाया हुआ था कि जी कंस्ट्रक्शन की एनओसी नहीं है कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन की एनओसी आने के बाद भी ऐसा नहीं कि गुलशन मैदान के जो 1400 से 14,000 से प्लस प्लॉट्स हैं, उन सब के ऊपर तो घर किसी ने भी नहीं बनाना था। घर तो मुश्किल से 10% लोगों ने घर बनाना था, वही नक्शे पास करवाएंगे। तो बस इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि आप अब कंस्ट्रक्शन पे जा सकते हैं। सेकंडली जो ये एनओसी आई है वो उस टाइम पे है जब मार्केट डाउन है। अब मार्केट जो है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की डाउन है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी नहीं, हर चीज़ ही डाउन है इस टाइम के ऊपर, आपको हालात पता है। तो उस टाइम पे एनओसी आई तो इस वजह से उसका कोई ऐसा प्रॉपर्टी के अंदर बूम नहीं आ सका, कोई बेनिफिट नहीं हासिल कर सका कोई। जो रेट पहले थे आज वही रेट है, बल्कि आप ये कह लें कि एनओसी आने के बाद जो रेट बढ़ने की चांसेस थे वो भी डाउन हो गए। अब वो रेट जो पहले थे उससे भी कम में मिल रही, जबकि आप कह रहे हैं कि एनओसी मिल गई है, अब रेट अच्छे होने चाहिए। पार्टी समय यही कह रही कि एनओसी नहीं थी तो आपका ये मसला था पूरा, अब हल हो गए। तो अब हल होने के बाद तो रेट बढ़ने चाहिए, लेकिन जो मार्केट के हालात हैं उसके कहते रेट नहीं बढ़े हैं, जिसका हमें भी बहुत अफसोस है। खास तौर पे इसलिए है कि हमने इन्वेस्टमेंट भी करवाई है, अपने भी प्लॉट्स हैं, तो हमारी भी कोई इतनी वैल्यू नहीं बढ़ी ना। बस सब्र किया हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है, हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह इसके भी अच्छे हो जाएंगे। तो सलमान भाई, ये बताएं कि अगर जैसे ताजिम भाई ने बताया कि मार्केट इसकी रुक गई है और ऊपर नहीं गई है इसकी मार्केट, और अभी स्टिल हुई भी है और नीचे भी थोड़ी बहुत आई है,
तो आपका क्या राय है कि अभी क्या इस टाइम परचेजिंग का टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए भी या जेन्युइन बाय के लिए भी, कि वहाँ अगर वो 2 साल बाद 3 साल बाद घर बनाना चाहें तो उसके हिसाब से कैसी जगह है ये? जैन भाई मैं दो तरह से आपको जवाब देना चाहूँगा। पहले तो जिस तरह अभी ताजिम भाई ने एक बात की कि जी सिर्फ 10% लोगों ने ही सिर्फ घर बनाना है। असल में जो प्रॉपर्टी के अंदर ना एक चीज़ होती है कि आपकी अगर ज़रूरत नहीं है तो आप प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं? आप मतलब ये कोई एक सवाल है, मतलब ये मैं इसका कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। ये एक सवाल है कि मैं 1-2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ 4 करोड़ कितनी महंगी से महंगी प्रॉपर्टी है, मैं उसको लेके तो क्यों डंप कर रहा हूँ? अब अगर सिर्फ 10% लोगों ने ही वहाँ घर बनाना है जाके, तो वो तो फिर उस जगह के साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि जितनी वो बेहतरीन लोकेशन की जगह है, वहाँ तो हम मेरी अपनी ख्वाहिश है कि वहाँ पे एटलीस्ट 60-70% मैं घर देखूँ वहाँ बने हुए। क्योंकि ये जो रियल एस्टेट होती है, इसके अंदर भी तो सेगमेंट्स होते हैं ना, यानी स्टेजेस होती हैं काम की। ये अब जिस तरह अब हम कहते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन का जो एक पूरा सेक्टर है, वो कितनी अपने साथ दूसरी सेक्टर्स को लेके चल रहा होता है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन है, वो रियल एस्टेट के बगैर भी कंप्लीट नहीं है। क्योंकि रियल एस्टेट को अभी इतना लोग ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा समझ नहीं पाए, क्योंकि दुनिया जहान के अंदर आप देखते हैं तो रियल एस्टेट का एक एक बहुत ही रेप्यूटेड सिस्टम होता है उसको चलाने का। अब होता ये है कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई आपके पास आ रहा है तो उसके बाद प्लॉट तो उसने पहले मुझसे लेना है ना आके। वो ठेकेदार से डायरेक्ट प्लॉट तो नहीं ले लेगा। वो आएगा तो रियल एस्टेट के ऊपर ही। तो अब रियल एस्टेट के अंदर फिर ये होता है कि आपने अगर प्लॉट दिलवाया है, कल को मकान भी बनेंगे, मकान बिकने भी आएँगे, फिर उसके बाद अगर रेंटल वैल्यू उस पे चलाना, तो वो एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, ये पूरे आपकी प्रॉपर्टी चलाने का, वो है रियल एस्टेट। अब दूसरी तरफ देखा जाए कि वहाँ पे अभी लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसको मैं यही कहूँगा कि ये जिस तरह हम लोग पिछली वीडियोज़ में भी यही बात करते हैं कि ये बेस्ट टाइम है। ये आप ये समझ लें कि आप एटलीस्ट 3 से 4 साल, 5 साल पुराने रेटों पे खड़े हुए हैं, बहुत सारी जगहों के हिसाब में। तो वो अब होता ये था कि जिस तरह पहले ये एक बहुत बड़ा एतराज़ होता था कि जी मार्केट इतनी ज़्यादा तेज़ कर दी गई है कि जी आम बंदे की पहुँच से बाहर हो गए हैं प्लॉट। जी वो जी उसमें सट्टा हो रहा है, कोई कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। अब तो जेन्युइन रेट आ गया ना इतने, अगर हम उस लिहाज से भी देखें तो आज तो वो जेन्युइन रेट पे हम आ गए ना वापसी। तो आज जो जेन्युइन बंदा है जिसकी यानी पैसे कम थे उनके पास और वो चाहते हैं कि जी मतलब फ्लोट आउट ना हो जाए उनका, तो आज तो बेस्ट टाइम है उनके हिसाब में। तो अब तो सिर्फ ये डिसीजन मेकिंग का इशू नज़र आता है कि लोग डिसीजन मेकिंग में नहीं जा पा रहे हैं कि आया कि हम प्रॉपर्टी लें या ना लें। आप उसको इन्वेस्टमेंट तो बाद में देखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अभी जो सबसे बड़ा इशू है वो आपके पास रिहायशी मकानों की कमी है। लोगों के पास अपने मतलब रिहायशी मकान नहीं है। कितनी ज़्यादा आबादी है जो कि इस टाइम रेंटल वैल्यूज़ पे रह रही है। तो वो एक तरह से वो अपना, अब एक बंदा है जैसे उसकी लाखों रुपए तनख्वाह है, तो वो एक तरीके से उसका 30-40% जो है वो सिर्फ रेंटल में ही दे के मतलब उसका निकलता है। फिर उसके बाद उसकी अब अगर वो अपने घर में चला जाएगा तो वो सेविंग भी तो आ रही है ना उसकी, वो यानी उसके साथ साथ फिर उसकी चीज़ भी महंगी होगी। उसके औलाद को भी कल को सिक्योरिटी होती है कि भाई हमारे पास एक अपनी चीज़ है, कुछ करना चाहें या ऊपर बनाना चाहें, जो भी करना चाहें। तो अभी जिनका बजट बन रहा है और वो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि जी हम मार्केट चलने का इंतज़ार करें, तो ये बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अगर तो मार्केट के अंदर दोबारा से अगर डिमांड आती है, हाई डिमांड पे हम जाना शुरू होते हैं, तो फिर आप उस चीज़ से फिर आप पीछे रह जाएँगे। तो आज आपके पास अगर पैसे हैं तो आप सिर्फ ये देखें कि जगह अथेंटिक होनी चाहिए, प्लॉट जो आप ले रहे हैं वो कागज़ात उसके कंप्लीट हों, पीछे से कोई उसके अंदर मामलात ख़राब ना हों, तो बिल्कुल लें, उसको ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि ये आने वाले, क्योंकि जैसे टाइम निकलता जाएगा, जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आता है तो रेट्स जो होते हैं वो उसी वजह से बढ़ते हैं। तो कल को आपको वैसे ही अगर 3-4 साल के बाद देखेंगे तो उसमें तो आपको प्रॉफ़िट दिखना वैसे ही शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ से तो डरना ही नहीं चाहिए कि जी मतलब हम लेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं है, इसको आप लें। पैसे बनते हैं, ज़रूर लें जाके। ताजिम भाई, आपसे एक सवाल, आपका भी जो मन करे वो भी बताइएगा, और एक सवाल मेरे मन में भी था कि जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं और जो कि अभी नहीं, उनको पता चल रहा है गुलशन मैदान क्या चीज़ है, क्या है हमारी वीडियो देखने के बाद, तो उसकी जो रिंग रोड्स हैं, उसकी जो लोकेशन है, उसके बारे में कुछ अपने नए व्यूवर्स जो इनको नहीं पता गुलशन मैदान के बारे में, उसका बताएं आप।
जैन भाई, अगर हम इसकी गुलशन मैदान की सराउंडिंग की हम बात करें तो सराउंडिंग आपको पता है कि इसकी जो अप्रोच है वो हाईवे से भी हो जाती है। बेसिक ये जिना एवेन्यू के ऊपर आता है, मलई कैंट के बिल्कुल साथ आ जाता है ये। इसको जो है वो हाईवे से भी अप्रोच पड़ती है, इसकी आपको इंडस्ट्री रोड से भी मिल जाता है, रिमझिम टावर की तरफ से भी आप आ जाते हैं, गेट नंबर 5 की तरफ से, कैंट की तरफ से। फिर सादी टाउन की तरफ से भी एक रास्ता इसकी तरफ आता है। अच्छा, इसके पीछे पे वो जेगरिया गोड है, वो जो है आपका पीछे से निकल के शायद फैसल की तरफ जाता है वो रास्ता। यानी ये जो आपका मलेर कैंट के साथ ये मैदान जो है, ये आप कह सकते हैं कि किसी भी तरफ से आपको आना हो तो 2 से 3 रास्ते इसके मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हाईवे से आ सकते हैं, शहर से आए हो तो हाईवे से आएँ। आप जो है वो सादी टाउन में से आ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी रोड से आ सकते हैं, उसके बाद आप आगे की तरफ से शायद फैसल की तरफ से अप्रोच ले सकते हैं। अप्रोच इसकी बहुत अच्छी बनती है सोसाइटी की अपनी। इसके सराउंडिंग के अंदर भी आपको पता है, एक तरफ को मलेर कैंट लग जाता है, एक तरफ को आपको हाईवे लगता है, सामने इसके जो है वो चायमा का प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, उसके अलावा सच्चल सरमद यहाँ सामने इसके मिल जाता है, हकीम विलास मिल जाते हैं इसके सामने। उसके अलावा फिर आपको आगे अजीमाबाद सोसाइटी जो है वो भी इसको फेसिंग पे आती है इसके। तो इसकी सराउंडिंग जो है वो भी बहुत मजबूत है, आपके वो सादाबाद लगती है, नीपा सोसाइटी से करीब में आ जाती है। इसकी लोकेशन जो है वो बहुत एक यूनिक बनाती है इसको, कि इसकी सराउंडिंग की जितनी सोसाइटीज हैं वो सारी बेहतरीन और अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो उसकी वजह से इसकी इन फ्यूचर में जो है बहुत अच्छी बात बनती हुई नजर आ रही है, जो मुझे लगता है ऐसा। तो सलमान भाई ये भी बताइए कि इसके अंदर साइजेस क्या बनाए, साइजेस क्या है, मुख्तलिफ जो सेक्टर्स ब्लॉक्स हैं इसके जो भी, और इसका फ्यूचर क्या है, आप क्या कहते हैं फ्यूचर कैसा है इसका? जैन भाई, जिस तरह साइजेस की बात है, नॉर्मली हम जिस तरह देखते हैं उसमें जैसे 60 गज है, 80 गज है, 120 होता है। इसके अंदर जो है आपको 120 गज से स्टार्ट हो जाता है आपका ये रेजिडेंशियल के अंदर। कमर्शियल जो है वो 75 गज के हिसाब में आता है। बड़े भी मतलब कमर्शियल हैं, ऐसा नहीं कि बड़े कमर्शियल नहीं है। उसमें हम आपको हॉस्पिटल के प्लॉट्स भी हैं, पार्क भी हैं, एमिनिटीज़ भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जो यानी कमर्शियल जो हम लोग देखते हैं जैसे मेन रोड है ये अंदर है, उसमें 75 गज का है। रेजिडेंशियल में आपको 96 गज, 120 गज, 150 गज, 240, 400, 600 और 1000 जो बहुत ही यूनिक इसका जो सेगमेंट है, मतलब वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, अगर देखा जाए इस, क्योंकि थोड़ा सा सेगमेंटेशन इस तरह है इसकी, क्योंकि इसकी 4 सेक्टर्स हैं इसकी मेहरान के ना। तो जो सेक्टर 4 है इसका वो ऑपोजिट साइड पे आता है हाईवे के। वो बेसिकली केडीए के अंदर आता है। उसके अंदर भी फिर 4A, 4B, 4C, 4D 4 उसके सब सेक्टर्स हैं, सबके अंदर ही हैं, इसमें भी हैं। तो जो 1, 2, 3 है ये कंटोनमेंट वाली साइड पे है, बिल्कुल आपका जो मलिर कंटोनमेंट है उसके बिल्कुल सामने ही आती है जगह ये। तो अब इसके अंदर देखा जाए इसका फ्यूचर, तो जैसे अभी ताज़ीम ने आपको लोकेशन वगैरह समझाई है इसकी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सराउंडिंग में क्या रेट्स चल रहे हैं अभी चीज़ों के। तो अब इसके अंदर वो वाला जो मामला था कि जी कब ये क्लियर होता है, कब क्लियर होता है, वो भी मामला ख़त्म हो गया। अब तो सिर्फ लोगों ने हिम्मत करनी है, क्योंकि अब ये अपनी जेन्युइन पोजीशन पे अब आने के ऊपर जा रहा है, क्योंकि अब आप उसके अंदर घर बना सकते हैं जाके। आज आप जाएँ अपना उसमें, अब वही बात है कि जिस तरह अभी जो लोग भी कोशिश करेंगे कि जिन्होंने जेन्युइनली घर बनाने जाना है, तो वो इससे ज़्यादा बेनिफिट में जाएँगे। क्योंकि एक तो जैसे अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, आज भी अगर आप देखते हैं, क्योंकि रेट देते हैं आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का, तो वो नेक्स्ट डे चेंज होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह आज की हम, जैसे जिस टाइम ये अपलोड हो रही होगी वीडियो ये, तो तकरीबन 4000 से 4500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है अभी। और अगर आप देखने जाएँगे, आज अगर आप इतने में बनाते हैं तो कल को इसने भी बढ़ना है, सरिया है, सीमेंट है, हर चीज़ महँगी हो रही है। तो एक तो आपको वो बेनिफिट है कि अगर आप वेट कर रहे हैं कि जी हमें बनाना है, तो अब वो आप स्टार्ट करने की कोशिश करें, उसके अंदर हिम्मत करें, आपके लिए जगह अवेलेबल हो गई है वहाँ पे। ताजिम भाई आप भी कुछ बता दें, फ्यूचर इसका कैसा लगता है आपको, क्योंकि आपने भी माशा से काफ़ी काम किया पहले। जैन भाई, जैसा कि अभी हम लोग लगे हुए हैं कि इसका मैप पास हो जाए, कंस्ट्रक्शन पे आ गया, लेकिन सबसे जो बुनियादी इसकी जो फैक्टर कहलाता है वो सोसाइटी कहलाता है। सोसाइटी की तरफ से अभी तक आपको कोई यूटिलिटीज़ नहीं मिली हैं। सीवेज लाइनें जो पुरानी थी वो डली हुई हैं, पानी की लाइनें नहीं हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। उसके बगैर अगर नक्शा पास करवा भी लेता हूँ मैं, तो मैं बना के करूँगा क्या? वहाँ पे ना गैस की लाइन दे रहा है कोई, ना पानी मिल रहा है मुझे, ना वहाँ पे बिजली मिल रही है। तो वो जो आपकी सोसाइटी है वो टैक्सेस लगाए, ड्यूटीज़ लगाए, अपने ड्यूज़ लगाए उसके ऊपर, लेकिन वो ये चीज़ें प्रोवाइड तो करना शुरू करे। मैं घर बना के करूँगा क्या? मैं 1000 गज का घर बना लेता हूँ,
मुझे यूटिलिटीज़ भी तो प्रोवाइड करे सोसाइटी। थोड़ा-सा ये सोसाइटी को हम कहना चाह रहे हैं कि सोसाइटी जो है उसके ऊपर थोड़ा-सा काम शुरू करे। जब मैं पास हो गया तो ज़ाहिर-सी बात है घर भी बनेंगे इसके अंदर, तो घर वालों को ज़रूरियात भी चाहिए। वो सोसाइटी ने देनी है, बाहर से कोई भी नहीं देगा हमें, आपने देनी है। आप थोड़ा-सा इसके ऊपर तवज्जो दें, सोसाइटी के ऊपर थोड़ा-सा वर्किंग करें ताकि सोसाइटी जो अभी आज बेहतरीन सोसाइटियों में से है, इंशाल्लाह इसको फिर 4 चाँद लगें, ताकि हम कहें कि नहीं, सोसाइटी ने खुद भी काम किया है और फिर इसके जो रहने वाले हैं उनकी जो क्लास एक अलग ही बनती है, कैंट के साथ होते हैं, तो एक माहौल अलग बन जाएगा। सोसाइटी को थोड़ा-सा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है इस पे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश, जो कि हमने गुलशन इमरान के बारे में काफ़ी डिटेल दे दी आपको। और इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर आप, और इंशाल्लाह आपको जवाब भी दे देंगे उसी में ही। तो व्यूअर्स, इसकी जो प्राइजेस के बारे में हमने आपको नहीं अपडेट दी है, क्योंकि लोग टाइम का जो होता है बहुत फ़र्क आता है। आज के रेट कुछ होते हैं, कल के रेट कुछ और होते हैं। आपको जब रेट कंफर्म चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको उसी टाइम के रेट मिल जाएंगे। और जो बेचने वाले होंगे वो खुल के बताएं हमें बेचना है, और जो लेने वाले होंगे वो खुल के बताएं हमें लेना है। क्योंकि ये लोग आजकल जो पार्टियां खेलने लग गई हैं, बेचने वाली बोलती है हमें लेना है, फिर बोलती है बेचना है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम ज़ाया होता है। हम तो आपको बता देंगे, बट आप फिर बाद में बोलते हैं बेचना है। तो फिर ऐसी बात, लेने देने में कुछ ना थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है पैसों में। वक्त के साथ आपको पता ही है, चीज़ें सोने में आप चले जाएं या आप डॉलर में चले जाएं, लेने और देने का पैसों में फ़र्क आता ही आता है। तो व्यूअर्स, अगर आपकी कोई और प्रॉपर्टी आप सेल आउट कर रहे हो तो उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। और अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए हमारी, तो वो जो आपको मालूमात चाहिए हो, किसी फाइल की ट्रांसफ़र करवानी हो या एशिप के मामला करवाने हो, तो उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।